सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला पार्ट। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी दो स्क्यू लाइंस के बीच में, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जब लाइंस की इक्वेशन दी होगी तब कैसे निकालेंगे उन दो स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब हमारी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारी दोनों स्क्यू लाइंस की इक्वेशन दी होगी तब हम उस केस में हम कैसे निकालेंगे हमारा जो परपेंडिकुलर, मतलब वो जो लाइन का दो स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, बट उस लाइन की जो हमारी इक्वेशन हम वो कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग हमारी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस लाइन की इक्वेशन। ठीक, तो फिर से आपको वो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वो फिगर आपको कुछ इस तरह से आएगा। ये आपकी एक स्क्यू लाइन है। ठीक, ये आपकी पहली स्क्यू लाइन है और दूसरी स्क्यू लाइन आपकी इस तरह से ये ये आपकी दूसरी स्क्यू लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, तो हमारी ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर है। ठीक, अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ये। ठीक, ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, इसको कह देते हैं हम पॉइंट P, इसको कह देते हैं हम पॉइंट Q। ठीक, और ये जो हमारी वेक्टर है या फिर ये जो हमारी PQ वेक्टर है, इसके अलोंग हमारी एक इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला हमारा आता है कि हम इस लाइन की इक्वेशन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट करें, और दूसरा आता है कि हम इसी लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम फाइंड आउट करें। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस लाइन की इक्वेशन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो हमारी इसमें सब हेडिंग क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक,
ये आपकी दो स्क्यू लाइंस है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये देखिए इस वाली स्क्यू लाइंस, पहले हम क्या लिखते हैं कि हमारी दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं स्क्यू लाइंस की, ठीक। तो सबसे पहले आता है इक्वेशन ऑफ बोथ स्क्यू लाइंस। तो क्या है, R इज इक्वल्स टू A प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर B, और दूसरी है R इज इक्वल्स टू C प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर D, ठीक। ये आपकी दोनों स्क्यू लाइंस की इक्वेशन है, ठीक। अब यहाँ पे सबको पता है वेक्टर A क्या होगा, ये हमारा A नहीं Q है, ठीक, वेक्टर Q है ये, ठीक है, अरे सॉरी पॉइंट Q है, ठीक, या फिर आप Q को ऐसे बना लीजिए ये, ठीक। अब देखिए ये वाली लाइन हम मान लेते हैं क्या है, हमारी लाइन 1 है, ठीक। इस पे हमारा रहेगा पॉइंट, या यहाँ बनाते हैं, यहाँ हमारा कहीं पॉइंट A रहेगा, ठीक, और ये हमारी क्या रहेगी, वेक्टर B रहेगी, ठीक। इसी तरह से यहाँ कहीं हमारा पॉइंट क्या रहेगा, C रहेगा, और ये हमारी क्या रहेगी, वेक्टर D वेक्टर रहेगी, ठीक। अब देखिए हम एक प्लेन बनाएंगे, ये इस लाइन में ये प्लेन, ठीक, और ये प्लेन, अच्छा तो लग रहा है ये प्लेन। अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, कौन सा प्लेन, इसको पॉइंट A दे दीजिए, इसको पॉइंट C दे दीजिए, तो प्लेन APQ, ये वाला जो प्लेन है, ठीक, ये जो प्लेन है ये वाला जो हमारा प्लेन है, ठीक, ये इस प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है, अरे सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों प्लेन्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी इस लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको रिजल्ट आ रहा है, यानी कि हमारी जो PQ लाइन है उसको नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हमें इन दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख देनी है, ठीक। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख देनी है, और हमारा PQ किस फॉर्म में आ जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारा PQ आ जाएगा, ठीक। तो अब हमको क्या करना रहेगा, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम A, P और Q प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो A, P, Q प्लेन की अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करें तो इसमें एक पॉइंट तो हमको पता ही है इस प्लेन पे, पॉइंट A, ठीक। अब हमें करना क्या है, इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर बस हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस प्लेन की इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक। सेम इसी तरह से अगर हम P, Q, C प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में एक पॉइंट हमारा C पहले से ही हमको पता है, इस प्लेन की अगर नॉर्मल वेक्टर आ गई तो हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम दोनों प्लेन की इक्वेशन को एक साथ करके कॉमा लगा के लिख देंगे, ठीक। तो हमारा इस PQ लाइन की इक्वेशन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले अगर इस प्लेन की नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो ध्यान से देखिए, हमारी वेक्टर B इस लाइन के अलॉन्ग है, ठीक। और अगर इस प्लेन को फर्दर आप पूरा बना दें तो हमारी ये जो पूरी प्लेन है, ये वेक्टर B इस लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, इसका मतलब की है ना, पूरा बना दिए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो वेक्टर B है ये इस प्लेन में ही है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, लाइन 1, ये हमारी इस प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक। इसका मतलब कि इस प्लेन पे एक वेक्टर हमको पता है जो इस प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक। दूसरी वेक्टर हमारी PQ है जो इस प्लेन पे लाई कर रही है ना। तो हमारी जो इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर होगी वो क्या होगी, B क्रॉस PQ, ठीक। B क्रॉस PQ हमारी क्या होगी, इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर होगी, ठीक। सेम इसी तरह से जब हम इस प्लेन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये भी हमारा क्या है, एक
प्लेन इस तरह से आ जाएगा, है ना, ये वाला प्लेन, ये जो ऐसे गया है, ठीक। तो इस प्लेन की अगर हम अब इक्वेशन निकालेंगे तो इसकी जो हमारी एक वेक्टर है इस प्लेन पे वो तो हमें दी दी है जो कि इस प्लेन पे लाई कर रही है, और दूसरी वेक्टर इसी प्लेन पे लाई करने वाली वो है पी क्यू वेक्टर, ठीक। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा क्या दे देगा, इस प्लेन का नॉर्मल दे देगा, ठीक। और इससे पहले जो था वो हमने पढ़ा था कि हमारी बी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा पी क्यू वेक्टर आता है, ठीक। आपको पता था ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, हमारी पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है इस लाइन से भी, ठीक, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर थी, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक, देन एज वेक्टर पी क्यू is perpendicular to both the lines, so we get इन दोनों लाइंस के अगर हमारी जो वेक्टर है पी क्यू है वो मतलब परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या मिलेगा कि बी डॉट पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड डी डॉट पी क्यू इज इक्वल टू 0, हमको ये मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखिए, तो यहां से हमको क्या मिलता है कि जो हमारी पी क्यू वेक्टर होगी वो क्या होगी, बी क्रॉस डी होगी, जहां पे वेयर बी एंड डी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, जहां पे बी और डी हमारी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो हमारा पी क्यू ये आ जाएगा। अब क्या, अगर हमारे ए क्यू और पी प्लेन पे वेक्टर बी हमें एक पता है जो कि हमारी इस प्लेन पे लाई कर रही है, और वेक्टर पी क्यू यानी कि ये हमें पता है जो कि उस प्लेन पे लाई कर रही है, तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर पी क्यू विल गिव अवर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ठीक। देन द नॉर्मल of the plane then the normal of the plane will be, नहीं, नॉर्मल ऑफ द प्लेन कौन सा प्लेन है वो हमारा, ए पी क्यू, जो हमारा नॉर्मल होगा प्लेन का वो क्या होगा, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ए पी क्यू, ए पी और क्यू प्लेन की नॉर्मल क्या होगी हमारी, लेट इट बी n1, मान लेते हैं उसको, हमारे क्या है, n1 है, n1 हमारी क्या आएगी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर पी क्यू, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल वेक्टर n1 आ गई, जो कि क्या है, इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर है हमारी, ठीक। ये हमारी क्या है, n1 वेक्टर है, वेक्टर n1। ऐसे ही इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर हमारी क्या आएगी, n2 वेक्टर आएगी, ठीक। तो द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ए पी क्यू विल बी दिस, सो n1 हमारा कितना आ जाएगा यहां से, पी क्यू, यानी कि n1 हमारा आ जाएगा
बी क्रॉस डी। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर बी हमारा 2 बार आ गया तो 0 हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारा कोई भी वेक्टर एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो वो 0 कर देता है, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक, तो N1 हमारा इतना आ गया। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे दूसरे प्लेन के लिए। ठीक, तो देन the normal of the plane, कौन सा प्लेन? सी पी क्यू सी will be, वो कितना होगा हमारा N2 इज इक्वल्स टू डी क्रॉस पी क्यू। ठीक, डी क्रॉस पी क्यू होगा, तो डी क्रॉस पी क्यू हमारा कितना आता है? इसको चलिए हम रब कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम रब करते हैं। तो N2 हमारा कितना आएगा? N2 हमारा आ रहा है D क्रॉस पी क्यू, तो पी क्यू हमारा है B क्रॉस D, सो D क्रॉस B क्रॉस D, ये हमारा आ गया N2। ठीक, अब देखिए हमको एक पॉइंट पता लग गया, इस प्लेन की नॉर्मल पता लग गई, यहाँ का पॉइंट पता है, इस प्लेन की नॉर्मल पता है, तो हम दोनों प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, देन the equation of both the planes will be, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या होगी? then the equation of both the planes will be, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हो जाएगी हमारी r माइनस a डॉट प्रोडक्ट विथ N1 होगा ना, a हमारा प्लेन 1। हाँ ठीक है, b क्रॉस d, so b cross d is equals to 0 and r minus d dot product with d cross b cross d होगा, d cross b cross d is equals to 0। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, then the equation of both the planes will be r minus a और r minus d डॉट b क्रॉस d और b क्रॉस d क्रॉस b। ठीक है, तो ये हमारी दोनों प्लेन की इक्वेशन हो गई। देन द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, या फिर देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो हमारी जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी r माइनस ए डॉट, सॉरी ये तो c हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक, ये c हो जाएगा, r माइनस ए डॉट b क्रॉस d इज इक्वल्स टू 0 कॉमा r माइनस c डॉट d क्रॉस d। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई? नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारी परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन हो गई। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम इसके बाद चलते हैं हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालने के लिए कौन से फॉर्म में? सिमेट्रिकल फॉर्म में, यानी जिसमें हमारा जो है पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हमारी जो है
उस लाइन की इक्वेशन आएगी उसमें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मिटा रहे हैं आप। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही पड़ जाएगी हेडिंग। और अगला हमारा जो है अब आएगा, वो डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं है, उसमें से हम कुछ चीजें मिटा देते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है वापस से डायग्राम बनाने में। ठीक, तो अब की बार का जो डायग्राम है हमारा, देखिए उसमें, चलिए नया डायग्राम ही बना लेते हैं, की बार जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हेडिंग क्या डालेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसमें हमारा सेकंड नंबर की हेडिंग रहेगी ये क्या रहेगी कि इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन व्हेन नहीं हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस TEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, तो इसके लिए आप जो है डायग्राम बनेगा आपका इस तरह का कुछ। तो चलिए आ गया स्केल के साथ।
ठीक, तो ये हमारी दो स्क्यू लाइन्स हैं और इनके बीच का हमारा डिस्टेंस कितना है? ये हमारे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, तो इसको आप कह दीजिए P और इसको आप कह दीजिए Q। ठीक, तो चलिए इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसी है हमारी? पहली लाइन की इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू A प्लस टी टाइम्स ऑफ B और दूसरी लाइन की इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू C प्लस टी टाइम्स ऑफ D। ठीक, और ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन मान लेते हैं हमारी क्या है, वेक्टर B है, यहाँ कहीं पॉइंट इसका A लाई कर रहा है। इसी तरह से ये वाली लाइन हमारी क्या जा रही है, ये वेक्टर D है और यहाँ कहीं आपका पॉइंट C लाई कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारी ये हमारी कौन सी लाइन है, लाइन 1 है और ये हमारी कौन सी लाइन है, लाइन 2 है। ठीक, इसको आप नोट कर दीजिए 1। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका पॉइंट P लाइन 1 पे लाई कर रहा है। ठीक, तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपका पॉइंट P लाइन 1 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा इस फॉर्म में ही हमेशा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है ना, पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर होगी हमारे इस फॉर्म में होगी और पॉइंट Q की जो हमारी पोजीशन वेक्टर होगी वो हमारी, ध्यान से देखेंगे तो वो लाइन 2 पे लाई कर रहा है, तो उस लाइन 2 के फॉर्म में होगी हमारी पॉइंट Q की पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, A प्लस QB, A प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर B के फॉर्म में होगा हमारा। और जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, C प्लस लैम्डा होगा यहाँ पे, C प्लस लैम्डा टाइम्स D, वेक्टर D। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आपकी होगी Q की और P की। अब अगर आपको कहा जाए कि आप वेक्टर PQ बताइए कितनी क्या होगी, ठीक, तो वेक्टर PQ क्या होगी, पॉइंट Q माइनस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर, तो C प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ D माइनस ऑफ A प्लस T टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो आपका ये कितना आ जाता है, ये आपका फर्दर जाएगा PQ विल बी इक्वल टू C माइनस A हो जाएगा, C माइनस A प्लस T टाइम्स ऑफ B, सॉरी T टाइम्स ऑफ नहीं, लैम्डा टाइम्स ऑफ B होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस T टाइम्स ऑफ B। ठीक, ये आपका आ जाएगा PQ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये आपका PQ आ गया, इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप जानते हैं कि जो आपकी PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन 1 और लाइन 2 दोनों से। ठीक, लाइन 1 से आपका 90 डिग्री बनाती है, लाइन 2 से भी आपका 90 डिग्री बनाती है ये। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQ और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट आपका कितना आएगा, 0, और इसी तरह से PQ और वेक्टर D का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो चलिए as PQ is perpendicular to both vector B and D, then we have, हमारे पास क्या आएगा, PQ डॉट विथ वेक्टर B इज इक्वल टू 0 एंड PQ डॉट विथ वेक्टर D इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यही चीजें हमको क्या करनी है, अप्लाई कर देनी है। ठीक है ना, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इरेज कर दूं। चलिए अब हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। तो अब हमारा क्या आएगा, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं,
इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ठीक। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 4 by using equation 4 and 3 हमको क्या मिला। अब PQ को बस इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। तो हम अगर देखिए ध्यान से PQ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। PQ मेरा क्या है, C माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ किसके साथ होगा, एक मिनट अभी नहीं लिखते, अभी पहले वही निकाल देते हैं, ठीक। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ D माइनस D टाइम्स ऑफ B, ठीक। डॉट प्रोडक्ट विथ B इज इक्वल टू 0। सो आपका ये क्या आ गया, C माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इक्वल टू के उधर ले जाइए तो T हमारा क्या है, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो प्लस यानी प्लस हटा देंगे, P टाइम्स ऑफ B का मॉडुलस का स्क्वायर, B डॉट B हमारा B का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही लैम्डा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा D डॉट विथ B वेक्टर, ठीक, ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या आ गई है आपकी, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है T और लैम्डा में, क्योंकि ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, B डॉट B भी आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दोनों लाइन की इक्वेशन तो हमको दी हुई होंगी पहले से, ठीक। तो D और B और यहाँ पे B और ये C और A सब हमको दिया रहेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। आप इसको सॉल्व करके P या लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ये एक मतलब आ गया है। दूसरी इक्वेशन भी बनेगी इसी तरह से। अब यहाँ पे हम यूजिंग इक्वेशन 4 अरे 5th एंड 3rd उन दोनों को यूज करेंगे इस बार। तो वहां से हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बनी है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 पे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन by using equation 5 and 3, फिफ्थ और थर्ड इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, PQ डॉट D यानी कि C माइनस ए प्लस लैम्डा D माइनस P टाइम्स ऑफ B डॉट विथ PQ डॉट D वेक्टर D इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे हमको 0 मिला, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 3, इक्वेशन 5 और 3 को अब हम यूज करते हैं। तो ये मिला, इसको हमारा आ जाएगा C माइनस ए डॉट विथ B is equals to P times of B dot D minus lambda times of D के मॉड का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन या कह सकते हो आप दूसरा लीनियर इक्वेशन आ गया लैम्डा और P में, ठीक। तो इसको इक्वेशन 6 कहते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे by solving equation 4 and 5 we will get the value of T and lambda, ठीक। and if we get the lambda value of T and lambda then we can find the vector PQ, then vector PQ will be equal to, PQ हमारी क्या थी, ये थी ना, PQ हमारी थी वेक्टर Q यानी कि C माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर D माइनस A माइनस T टाइम्स ऑफ वेक्टर B, ठीक। ये हमारी PQ वेक्टर थी और हमारा PQ के बाद PQ मतलब पैरेलल वेक्टर मिल गई हमको, इस लाइन के अलोंग एक पैरेलल वेक्टर अब हमें पता लग गई, ठीक। हमने T की और लैम्डा की वैल्यू रखी यहाँ पे, उस लाइन के अलोंग हमको एक पैरेलल वेक्टर मिल गई।
अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको पैरेलल वेक्टर मिल गई, ठीक, अब हमें जैसे ही पैरेलल वेक्टर मिल गई, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर भी हम बता सकते हैं। P की पोजीशन वेक्टर क्या है हमारी, a प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर B। सो हमारा क्या आ जाएगा, जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो r इज इक्वल्स टू a प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर B, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट प्लस s टाइम्स ऑफ द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है हमारी, c माइनस a प्लस लैम्डा d माइनस टीबी, ठीक। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, ठीक। तो ये हो गया आपका आखिरी आर्टिकल। नहीं, इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ठीक। तो चलिए इसके बाद एक 5 मिनट में हो जाएगा वो आर्टिकल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, और इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो लास्ट आर्टिकल है हमारा, वो हमारा आर्टिकल है एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। किसी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल अब हमें डिफाइन करना है, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, क्लास 12 में ही था ये टॉपिक, ठीक। और वही सेम टॉपिक यहाँ यूज हुआ है, 1% का भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक। वही सेम चीज यूज हुई है कि पहले हम मेजर करते हैं कि हमारे जो है प्लेन के साथ उस लाइन का कितना एंगल होगा। मतलब उसको मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी प्लेन की नॉर्मल है उसके साथ कितना एंगल होगा, फिर उस नॉर्मल से एंगल निकाल लेते हैं, फिर उसको 90 माइनस थीटा करते हैं या थीटा माइनस 90 करते हैं, ठीक। तो हमारा क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा इसमें क्या है, ये हमारा प्लेन है, ठीक। ठीक, ये हमारा आपका जो है प्लेन हो गया। ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये लाइन का और इस प्लेन का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है, और ये हमारी क्या है, प्लेन की नॉर्मल है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते थे, ये एंगल मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा है। तो हमारा ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अब नॉर्मल, और मान लेते हैं ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल वेक्टर हमारी बी है, ठीक। तो यहाँ पे आप पहले हेडिंग डालेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए लाइन, ठीक। लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। लाइन की हमारी क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आ रही है r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी आ रही है, प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी, r डॉट n इज प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखिए n और b में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा का, ठीक। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू n डॉट b मॉड ऑफ n इंटू मॉड ऑफ b, ठीक। तो अब cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, ठीक।
तो हमारा थीटा कितना आ जाता है, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ एन इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक, ये आपका आ गया, ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक, तो ये आपका लास्ट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ एन, या फिर कह लीजिए आपकी एन डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ एन इंटू मॉड बी। ठीक, और थीटा हमारा क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है हमारा थीटा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक, सारे आर्टिकल्स। और अब बस हमको क्वेश्चन कराने हैं, तो क्वेश्चन हमारे अगले पार्ट से स्टार्ट होंगे। और आई थिंक अब दो लेक्चर में ये जो है खत्म हो जाएगा, बस 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस आपके नहीं पड़ जाएंगे। अराउंड 12 क्वेश्चंस और कराने हैं हमको। ठीक, तो 12 क्वेश्चंस आपके करा के, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नहीं सॉल्व हुए हैं हमसे। ठीक, तो वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके ज्यादातर क्वेश्चंस मैं आपके इसके सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, जो क्वेश्चंस आपके नहीं मतलब सॉल्व हो पा रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूंगा कि जैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ठीक, देखिए अगर आपके पास पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है, ठीक है, जो मतलब इस फर्स्ट ईयर का 2022 का, ठीक, 21 से 22 का जो सेशन है, इस सेशन का सेम सिलेबस अगर आपके पास आ रहा है, ठीक, तब तो आपको जितने क्वेश्चंस मैं कराया हूं उससे एक क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके जो आपकी नोट्स होगी उसी से आएंगे। ठीक, बट अगर आपका जैसे इन फ्यूचर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन मैं छुड़वाया हूँ वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी प्रोफेसर के पास जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी के या फिर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ये सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। कंसेप्ट में एक भी नहीं छोड़ा हूँ आपके। ठीक, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लग पा रहे हैं वो आप बस प्रोफेसर के पास जाके कह दीजिए कि सर हम सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, क्या आप प्लीज इसको सॉल्व करके बता देंगे। तो आई थिंक वो आपको कॉपी में रफ में बताएंगे। एक बार आप रफ में थोड़ा सा भी पकड़ लिए ना उस चीज को, तो आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हो। ठीक, तो आई होप मैं सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, बट जो क्वेश्चन मुझसे भी नहीं सॉल्व हो पाए हैं, ठीक, या मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब उतना टाइम नहीं था, तो वैसे कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन चलिए मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे से सॉल्व हुए हैं या मेरे नोट्स में है, मैं सारे आपको आपके करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।